गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विकास कपूर है और मैं 12th क्लास की बिज़नेस स्टडीज़ की क्लासेस को कंडक्ट करने जा रहा हूं। बिज़नेस स्टडीज़ अपने में एक बड़ा बेहतरीन सब्जेक्ट है, आप सभी जानते हैं। तो फ़िलहाल सब्जेक्ट का नाम हमारे पास क्या है, बिज़नेस स्टडीज़। किस बोर्ड के अकॉर्डिंगली है, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली है। और फ़िलहाल जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो 12th क्लास को लेकर है हमारे पास। जब हम बिज़नेस स्टडीज़ की बात करते हैं तो बेटा ये अपने में बड़ा प्यारा टॉपिक है। यहाँ पे दो शब्द हमारे पास आ रहे हैं, एक का नाम क्या आ रहा है, बिजनेस, और एक नाम हमारे पास क्या आ रहा है आपका, डेट इज स्टडीज। जो भी हमारा देश चल रहा है, जो भी हमारा संसार चल रहा है, जो भी हमारा वर्ल्ड चल रहा है, वो सारा किससे चल रहा है, बिजनेस से ही चल रहा है भैया। और क्योंकि आप कॉमर्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में जानकारी, ज्ञान होना आपके लिए कंपलसरी है। और इसीलिए सीबीएसई ने सब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम क्या रखा, बिजनेस स्टडीज़। अब ये जो हमारा बिजनेस स्टडीज़ है ये क्यों पढ़ाया जा रहा है कॉमर्स वाले बच्चे को। भाई 12th के बाद आपने क्या करना है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे, कोई कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहेगा, कोई सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहेगा, या कोई इंटरनेशनल डिग्री करेगा सीपीए वाला या ACCA वाला। या आप में से कुछ बच्चे ग्रेजुएशन में बीबीए करने के बारे में सोचेंगे, या कुछ बच्चे आपका बीकॉम करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है किसी बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो बीसीए के बारे में भी सोच सकता है। कल को बच्चे ने बीबीए करा, बीबीए करने के बाद उनका विज़न होगा कि हमें एमबीए भी करनी पड़ सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का मज़ा ही अलग है। या अगर हमने बीसीए में टाइम बिताया तो हमें आगे फ्यूचर में एमसीए भी करना पड़ सकता है, मास्टर डिग्री की तरफ जाना पड़ सकता है। ये जो कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं, सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, सीपीए हो गया, AACA हो गया, ये जो भी मैंने आपको नाम बताए हैं, इन सब के अंदर आपका एक टॉपिक विशेष तौर पे आने वाले टाइम पे रहेगा जिसका नाम क्या है हमारे पास, बिजनेस स्टडीज़। वो बात अलग है कि वहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, कहीं पर इसको मैनेजमेंट के नाम से जानेंगे, कहीं पर इसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के नाम से जानेंगे, कहीं पर इसको बिजनेस पॉलिसीज़ के नाम से जानेंगे, कहीं पर इसको स्ट्रैटेजी नाम के सब्जेक्ट से जाना जाएगा। पर अल्टीमेटली वहाँ पे जो ज्ञान मिलेगा आपको 12th क्लास के बाद, आप कोई भी डिग्री कर लें, बीकॉम कर लें, प्रोग्राम कर लें, ऑनर्स कर लें, बीबीए कर लें, आप सीए कर लें, कंपनी सेक्रेटरी कर लें, सीएमए कर लें, हर जगह मैनेजमेंट के बारे में जानकारी है। अगर आप में से कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट बड़े आराम से मिलेगा। तो बिज़नेस इतना कंपलसरी हो चुका है ना हमारे पास आज की डेट में कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम सुने होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आपने मुकेश अंबानी जी का नाम सुना होगा। कहते हैं इनके पास ज़्यादा नहीं 11 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान के पास 11 लाख करोड़ रुपए कितना होता है। तो हमने कहा यार ये हमारे पास कितना हो गया, 11,000 हो गया, 1,10,000 हो गया, ये 11 लाख हो गया। उसके बाद करोड़ के अंदर हमारे पास 7 जीरो आती हैं। तो इतना पैसा मुकेश अंबानी जी के पास है। अब क्या मुकेश अंबानी जी जॉब करके पैसा इकट्ठा करा है? नहीं भैया, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने व्यापार करा है, बिजनेस करा है। तो कल को आप लोग भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं सर हम तो बिज़नेस नहीं करना चाहते, हम तो जॉब करना चाहते हैं, तो बेटा जिसके यहाँ जॉब करोगे वो तो बिज़नेस कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली चलाना तो आपको बिज़नेस ही पड़ेगा। इसलिए हमें बिज़नेस के बारे में सीखना पड़ेगा। और फिर भी अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे सीबीएसई का सिलेबस है बिज़नेस स्टडीज़, उसमें अच्छे नंबर लाएंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है जी। तो व्यापार को लेकर पढ़ाई कराई जा रही है। और कल को आप एमबीए करने के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर भी बिज़नेस के बारे में जानकारी होगी, बीबीए के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे भी बिज़नेस के बारे में जानकारी होगी, सीए के बारे में सोचेंगे, सीएस के बारे में सोचेंगे, सीएमए के बारे में सोचेंगे, वहाँ पर भी बिज़नेस के बारे में जानकारी है। इंटरनेशनल डिग्रीज़ की बात करेंगे, सीपीए की बात करेंगे, ACCA की बात करेंगे, कल को हम यहाँ पे CIA की बात करेंगे तो वहाँ पर भी बिज़नेस की जानकारी है।
या हम लोग CFA की बात करेंगे या CMT की बात करेंगे। सर ये नाम हमने नहीं सुने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कुछ नामों से मैं आपको परिचित करवा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि हर जगह व्यापार चलता है, हर जगह बिजनेसमैन चलता है। आपका जो गोलगप्पे बेच रहा है वो भी बिज़नेस कर रहा है, जो सैलून की दुकान खोल के बैठा है वो भी बिज़नेस कर रहा है, जो छोले भटूरे बेच रहा है वो भी बिज़नेस कर रहा है, और जो जियो का टेलीकम्युनिकेशन बेच रहा है वो भी बिज़नेस कर रहा है, जो एयरटेल का बेच रहा है वो भी बिज़नेस कर रहा है, वोडाफोन आइडिया की वाट लग गई वो भी बिज़नेस कर रहा है, येस बैंक पिटा हुआ है वो भी बिज़नेस कर रहा है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अडानी जी के शेयर अप डाउन हो जाते हैं वो भी बिज़नेस कर रहा है। तो ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे बिज़नेस के बारे में जानकारी होगी। और जब किसी को बिज़नेस के बारे में जानकारी आ जाती है, जब वो समझ जाता है कि व्यापार कैसे करा जाता है, तो वो अपना सेल्फ बिज़नेस भी खोल सकता है, वो पापा का बिज़नेस भी चला सकता है, या किसी कंपनी में जाकर अच्छी जॉब करेगा और वहाँ पर भी उस बिज़नेस को ही सपोर्ट करेगा, अल्टीमेटली व्यापार को ही चलाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो अब इस बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर 12th क्लास की बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर कुल मिलाकर हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? हमने कहा कुल मिला के ज़्यादा नहीं, हमारे पास 12 चैप्टर हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट नाम का एक चैप्टर आपके समक्ष आता है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको मैनेजमेंट के बारे में मतलब समझाया जाएगा, मैनेजमेंट में काम कैसे होता है। ज़िंदगी में जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमेशा 3 स्टेप्स होते हैं, पहले हमें इनपुट करना पड़ता है, फिर प्रोसेस करना पड़ता है, फिर हमारा आउटपुट आता है। और जब मैं प्रोसेस करने की बात करता हूँ तो प्रोसेस के अंदर आते हैं मल्टीपल स्टेप्स। जब हम प्रोसेस करने की बात करते हैं तब आते हैं हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी इस साल मैंने ज़्यादा नहीं 10 लाख रुपए कमाए हैं। अब जाहिर सी बात है सरकार को मेरे को टैक्स देना है। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, 10 लाख पे कितना टैक्स देना पड़ेगा मेरे को, है ना? तो उसके अंदर जो फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, प्रोसेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हर काम को करने के लिए बेटा लाइफ में हमारे पास प्रोसेस होता है, ऐसे बिजनेस करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स आपको बताए जाते हैं कि बिज़नेस कैसे करा जाता है। सर बिज़नेस करने के लिए पहले प्लानिंग करना पड़ता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, फिर स्टाफिंग करना पड़ता है ना? फिर हमें यहाँ पे डायरेक्शंस को भी देना पड़ता है, फिर हमें चीज़ों को कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं और इसी से हमारा क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है, स्टेप बन जाता है। प्लानिंग करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टाफिंग करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, डायरेक्शन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, कंट्रोलिंग करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। और जब मैं ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा करूँगा तो क्या बनेगा, हमारा प्रोसेस बनेगा। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो बेटा प्रोसेस हमारा बढ़िया वाला भी होता है और घटिया वाला भी होता है। तो हमने कहा प्रोसेस हमारा ऑर्गेनाइज भी होता है और कायदे से हमारे पास आपका अनऑर्गेनाइज्ड भी प्रोसेस हमारे पास होता है ना? जो ऑर्गेनाइज वे में काम करता है वो बन जाता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुकेश अंबानी वाला। और जो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है वो बन जाता है आपका बायजूस, वो आपका बन जाता है क्या कहते हैं, अनिल अंबानी वाला रिलायंस, है ना? 2 भाई हैं, आपको पता होगा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी इस समय एशिया के रिचेस्ट मैन है, इंडिया के रिचेस्ट मैन है। अनिल अंबानी जी का दिवालिया निकल चुका है, बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। दोनों एक ही बाप के बेटे, जिनका नाम क्या था, धीरू भाई अंबानी। पर डेफिनेटली इन्होंने भी धंधा करा, अनिल अंबानी जी ने भी और साथ में मुकेश अंबानी जी ने भी करा। पर दोनों के प्रोसेस में अंतर निकला, फ़र्क निकला। एक का ऑर्गेनाइज था, एक का अनऑर्गेनाइज था। विजय माल्या का नाम आपने सुना होगा, नीरव मोदी का नाम आपने सुना होगा, है ना? ये सारे के सारे फ्रॉडस्टर लोग हैं। इन लोगों ने एक प्रोसेस को तो फॉलो करा पर डेफिनेटली वो एक अनस्ट्रक्चर्ड या अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या बोलेंगे, जब हम नेचर की बात करते हैं या सिग्निफिकेंस की बात करते हैं ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो हम यही समझाना चाहेंगे कि भैया हमें बिज़नेस करते समय हमारे पास प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट का मतलब अपने में एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल स्टेप्स हमारे पास आते हैं, जिसमें प्लानिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है, आपका स्टाफिंग भी आता है, डायरेक्शन भी आता है और कंट्रोलिंग भी आता है। और आप यकीन मानना एक एक टॉपिक के ऊपर बड़ा बड़ा चैप्टर हमारे CBSE बोर्ड ने दे रखा है। तो यानी कुल मिला के हमने 6 चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे ध्यान दे दिया कि हमें अपने बिज़नेस के अंदर 6 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। और इन 5 चीज़ों को जब मैं बनाऊँगा तो मेरे पास टेक्निकली एक टेक्निकल टर्म आ जाएगी और उस टेक्निकल टर्म को हमने क्या नाम दिया, प्रोसेस का नाम बेटा यहाँ पर दिया हुआ है।
तो अगर कोई पूछता है जी आपके पास कितने चैप्टर हैं, तो आप क्या बोलोगे? जी हमारे पास तो 12 चैप्टर है, 12 में से 6 के नाम क्या है? हमने कहा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, फिर प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। सब प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, बेटा पूरा पूरा चैप्टर है, हमें पूरा पूरा समय देना है। अभी तो जस्ट मैं आपको एक फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए, तो 6 चैप्टर्स के बारे में हमने सीख लिया क्या होता है। अब हम एक और चैप्टर के बारे में सोचने जा रहे हैं, जिसका नंबर तो वैसे सेकंड नंबर ही है, और उसका नाम है हमारे पास डैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, भाई देखो हर काम को हमें कैसे करना होता है, एफिशिएंटली करना होता है। कोई भी काम हमें करना है, हमारा लेवल ऑफ एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, काम करने में हाई होना चाहिए। अब छोटी सी बात है, एक बड़ा सा काम है, मैंने कहा जी काम है, बहुत बड़ा काम है और उसमें हमें ज़्यादा नहीं 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। मैंने कहा 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, मज़ा आ जाएगा, तो ये सारा का सारा काम मैं अलोन खुद करूँगा। अब अलोन करने में लेटर से मेरे को लग जाएंगे 8 महीने, कंपनी ने टाइम दिया है 4 महीने। कंपनी कह रही है 4 महीने के अंदर काम कंप्लीट नहीं करा, तुम्हारे ऊपर लीगल केस कर देंगे, कोर्ट में केस डाल देंगे, तुमसे हर्जाना लेंगे और हो सके तुम्हें जेल में भी डाल देंगे। तो डेफिनेटली मेरे को दिख रहा है, लालच दिख रहा है कि मैं 10 लाख रुपए अकेले कमा सकता हूँ, और मैं अकेले काम करना जानता भी हूँ, क्योंकि कंपनी को काम जल्दी चाहिए। तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा बेटा, तो मेरे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये कहता है भैया कच्चा लालच मत करो, सारा पैसा तुम्हारा नहीं है, तुम्हें काम का क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, काम को बांटना पड़ेगा, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, सेपरेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ऐसा करने से बेनिफिट ये मिलेगा, काम हमारा जल्दी हो जाएगा। पर सर हमारा तो नुकसान हो गया ना, हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, ज़्यादा लेबर हायर करनी पड़ेगी। कहाँ मैं सोच रहा था कि 10 लाख रुपए मैं खुद कमाऊँगा, अब मेरे को 10 में से मुश्किल से 6 लाख रुपए बच रहे हैं, और 4 लाख मेरी मैन पावर एक्स्ट्रा ले जाएगी, तो ये तो नुकसान हो गया। नहीं बेटा, नुकसान नहीं हुआ। अगर आप एक काम करते आपको 8 महीने का समय लग जाता, अभी आपने काम को शेयर करा तो आपको 4 महीने का समय लग गया, आपका टाइम बच गया, आप मार्केट से और ज़्यादा महंगा बढ़िया वाला कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये कहते हैं कि केवल पैसा पैसा नहीं सोचना है, कई बार क्लाइंट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्लाइंट को जल्दी काम देना पड़ेगा, टाइमली काम देना पड़ेगा, तभी फ़ायदा होता है। तो ऐसे काम करने के प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा एक तीसरा चैप्टर, यानी पहला चैप्टर हमारे पास क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा चैप्टर मेरे पास क्या था आपका, दूसरा चैप्टर हमारे पास आपका हो गया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और तीसरे की मैंने अभी बात डिस्कशन नहीं करी, चौथा मैं कर चुका हूँ, पांचवा भी मैं कर चुका हूँ, छठा भी मैं कर चुका हूँ, सातवां भी मैं कर चुका हूँ, आठवां भी मैं कर चुका हूँ। तो मैंने कहा पहले चैप्टर का नाम क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे का नाम मेरे पास क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चौथे का नाम मेरे पास क्या था, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। और तीसरे चैप्टर का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, बड़ा प्यारा और अति सुंदर नाम मेरे पास आ रहा है, डैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमने कहा बिजनेस करने का एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट दो तरह की होते हैं मेरे पास, एक का नाम होता है माइक्रो और एक का नाम होता है मैक्रो। इकोनॉमिक्स में भी आपने 12th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक का नाम माइक्रो है, एक का नाम मैक्रो है। मैक्रो की बात करेंगे तो वहाँ पे बड़े सारे नाम होते हैं हमारे पास, जिसको मैंने शॉर्टकट में क्या कन्वर्ट कर दिया है, DSCLTG। मैंने कहा डी का मतलब होता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गया, सोशल कल्चरल फैक्टर्स हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो गया, टेक्नोलॉजी वाइज फैक्टर्स हो गया हमारे पास। एल का मतलब क्या है हमारे पास, लीगल पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया। जी का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन फैक्टर हो गया। टी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड फैक्टर हो गया। तो मैंने कहा भाई ये बिजनेस के एनवायरनमेंट होते हैं। अभी तो देखो आपको आज पहली क्लास है, बस आपको सिंपल चैप्टर्स के नाम याद करवाने और थोड़ा सा रूबरू करवाना है कि बिजनेस स्टडीज़ हमारे पास होता क्या है। तो आपका ये 6 फैक्टर्स हैं, डी फॉर डेमोग्राफिक, एस फॉर सोशल कल्चरल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एल फॉर लीगल पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबलाइजेशन। माइक्रो फैक्टर्स की बात करेंगे तो मैंने कहा भाई इधर भी 6 नाम होते हैं, जिसमें मैंने कितने नाम लिख दिए यहाँ पे, कॉस्मिक करके मैंने एक शॉर्टकट बना दिया कि धंधा करते समय हमें कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, सप्लायर के बारे में जानकारी होना चाहिए, मार्केट के बारे में जानकारी होना चाहिए, इंटरमीडिएट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में जानकारी होना चाहिए।
तो हमने कहा छोटा वाला फैक्टर क्या होता है, माइक्रो होता है, और बड़ा वाला फैक्टर क्या होता है बेटा, मैक्रो होता है। जब कोई अटैक पूरे वर्ल्ड में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। जब कोई अटैक किसी पर्टिकुलर कंपनी में होता है उसको माइक्रो कहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हमने कहा जी एक कंपनी का शेयर है वो 59,000% बढ़ गया, उसका नाम हमारे पास क्या है, RRP सेमीकंडक्टर। बेटा ये कल की जानकारी है, कल की न्यूज़ है कि भाई साहब एक शेयर हमारा 59,000% बढ़ गया भैया, उसका नाम क्या, RRP सेमीकंडक्टर। अब ये जो जानकारी है ये RRP सेमीकंडक्टर को संबोधित है, तो जाहिर सी बात है ये जानकारी अपने में क्या मानी गई है, माइक्रो जानकारी मानी गई है कि मैक्रो जानकारी मानी गई है? सर क्योंकि इसका संपर्क इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से है, इसलिए इस जानकारी को हमने माइक्रो का नाम दिया है, और ये हमारा एक स्मॉल लेवल को इंडिकेट करता है। ठीक है बेटा। और जब हम कहते हैं कि रशिया का यूक्रेन का लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो हमारे पास क्या, ग्लोबल हो गया। जब हमारे ट्रम्प बाबा पागल हो गए और ट्रम्प बाबा ने क्या बोला, ट्रम्प बाबा ने बोला कि भैया चाइना तेरे पास 100% का टैरिफ लगेगा, तेरा जूता जो 10,000 रुपये का आता है मेरे यहाँ पे 20,000 का बिकेगा। तो चाइना पूरा हिल गया, अमेरिका भी पूरा हिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अमेरिका इस तरह की बंदिश लगाएगा तो कल को चाइना भी बंदिश लगाएगा। चाइना कहता है तेरी ऐसे की तैसी भैया, तेरा सामान भी मेरे यहाँ बिकने आएगा तो मैं 200% टैरिफ लगाऊंगा। अब ये दोनों बड़े बड़े देश हैं जिससे पूरा वर्ल्ड चलता है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चलती है। उस चक्कर में क्या हुआ, रात के 3:25 में जब ये न्यूज़ आई तो तहलका मच गया, क्रिप्टो करेंसी हमारी टूट गई ज़बरदस्त। क्रिप्टो करेंसी हमारी टूट गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को 250 करोड़ का नुकसान आधे घंटे के अंदर हो गया। एक एक बंदे को 250 करोड़ का नुकसान हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या था बेटा, ये अपने में एक मैक्रो फैक्टर था हमारे पास। तो हमारा तीसरा चैप्टर किसके बारे में जानकारी दे रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी दे रहा है। आइए, हमने कितने नाम पढ़ लिए, हमने कहा हमने तो कुल मिलाकर आपके 8 नाम पढ़ लिए। आओ मेरे साथ साथ बोलो। सबसे पहले हमने क्या कहा, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। 5 नाम तो सर फटाक से याद हो गए। पहला नाम क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया सर। दूसरा नाम मेरे पास क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया बच्चों। तीसरा नाम मेरे पास क्या था, बिजनेस का एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कितने तरह के होते हैं सर, 2 तरह के होते हैं, एक का नाम होता है माइक्रो और एक का नाम होता है मैक्रो। कितने चैप्टर हैं बच्चे हमारे पास, हमने कहा जी हमारे पास तो कुल मिलाकर आपके 12 चैप्टर हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये 8 चैप्टर की जानकारी हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ नाम के सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स और रह गए हैं। हमने कहा कौन सा नंबर रह गया, 9वां नंबर रह गया, 10वां रह गया, 11वां रह गया और 12वां रह गया मेरे पास। 9वें चैप्टर के अंदर हम एक बड़ा प्यारा ज्ञान देंगे आपको, बड़ा प्यारा इन्फॉर्मेशन देंगे जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा ये अपने में एक बेहतरीन 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 सब्जेक्ट है। सर ये तो चैप्टर है, आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। नहीं बेटा, रियल ज़िंदगी में सब्जेक्ट है। अगर मैं जो बच्चे सीए पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, सीए इंटर के अंदर 50 नंबर का पेपर आता है, सीए फाइनल में 100 नंबर का पेपर आता है, यानी 150 नंबर का सीए वाला बच्चा पढ़ता है। और तकरीबन यकीन मानना इसमें ज़्यादा नहीं, वो 9 महीने की पढ़ाई करता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है भैया। ऐसे ही फिर आगे कल को आपने सुना होगा जी मैं तो एमबीए करूँगा, और कई बार हम सुनते हैं कि हमारे भैया क्या कर रहे हैं, एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं। तो जब हम ये फाइनेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे किसको लेकर डिस्कशन होता है बेटा, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर डिस्कशन होता है। हमारे पास मार्केट में एक डिग्री है, कई बच्चे सीएफए बनते हैं। सीएफए का मतलब क्या होता है मेरे पास, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है बेटा, क्या नाम है इसका, थोड़ा साफ लिख देते हैं आपको, फाइनेंशियल एनालिस्ट। यानी ये डिग्री में तकरीबन करने में आप समझो 3 से लेकर आपको 4 साल का समय लग जाता है। और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, केवल एफएम खेलते हैं ये लोग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट खेलते हैं बेटा। समझ आ रही बात नहीं आ रही है। मान लो तुम्हारी कंपनी है, कंपनी का नाम है तुम्हारा बायजूस, नाम सुना होगा बेटा बच्चों ने, आपकी एजुकेशन की कंपनी है। किसी टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था ये, कोरोना के टाइम पे खूब पैसा कमाया, फिर ये पिट गया, आज टर्नओवर 0 हो गया, बर्बाद हो गया बेचारा। क्यों बर्बाद हो गया, इसका एक ही सब्जेक्ट ख़राब था जिसका नाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका एफएम ख़राब हो गया बेटा। बिजनेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें पैसे का इनफ्लो लाना पड़ता है, और उसी पैसे को हमें क्या करना पड़ता है बेटा, लगाना पड़ता है, आउटफ्लो दिखाना पड़ता है।
भाई आपके पास दिमाग है, आपके पास आइडिया, पर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। इन्वेस्टर्स को बोलेंगे भैया मेरा बिजनेस प्लान ये वाला है और मेरे को पैसा दे दे। आजकल टीवी में आपने शार्क टैंक भी देखा होगा, एक प्रोग्राम आता है ना? तो इन्वेस्टर से हम पैसा मांगे, मान लो मैं इन्वेस्टर से पैसा लेकर ला गया, ज़्यादा नहीं 1,000 करोड़ रुपए लेकर आ गया, और मैंने कितने में लेकर आया? मैं इसको 12% ब्याज पे, 12% इंटरेस्ट पे लेकर आ गया बेटा। मैंने ये बोला कि भैया मेरे को 1,000 करोड़ आप उधार दे दो और मैं आपको 12% का साल का इंटरेस्ट दे दूंगा। ये 12 नहीं कहेंगे तो उसको कहते हैं 10% इंटरेस्ट दे देंगे, और 10% के हिसाब से क्या बन जाएगा? साल का मेरे को 100 करोड़ का क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। जितने बनिया बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे ब्याज का मतलब क्या होता है, और जो बनिया बच्चे नहीं है वो इंटरेस्ट नाम सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब ये 1,000 करोड़ रुपए क्या करना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा, हमें बाजार में निवेश करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में लगाना पड़ेगा, मल्टीपल बिजनेस में लगाना पड़ेगा। तो अगर मेरे को 10% इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है और बाज़ार में मैं उसी की मदद से 24% का पैसा कमा लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? हमने प्रॉफिट कमा लिया आपका 14%, क्योंकि 24% हमने कमाया और 10% हमने इन्वेस्टर को पे कर दिया, तो बाकी नेट हमारे पास कितना बच गया? 14% बच गया भैया हमारे पास। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने पैसा लगाया और 240 करोड़ रुपए कमा दिए, जिसमें 100 करोड़ का मैंने ब्याज दे दिया और 140 करोड़ का हमारे पास नेट प्रॉफिट हो गया। ये तो बहुत बढ़िया बात होगी बेटा, है ना? ऐसी कंपनी तो कामयाब है हमारे पास। पर अब इमेजिन करो कि भैया आपने 1,000 करोड़ रुपये लिया और आपने 10% का इंटरेस्ट देना है, यानी आपकी लाइबिलिटी है कि आपको 100 करोड़ रुपया इन्वेस्टर को पे करना ही है महीने का, और अफसोस आपने जो पैसा कमाया मात्र 6% के हिसाब से कमाया, यानी कुल मिलाकर आप ज़्यादा नहीं, आप केवल 60 करोड़ रुपए ही कमा पाए। तो भैया आपने 60 करोड़ रुपए क्या करा? आपने अर्न करा, है ना? पैसा कमाया, और 100 करोड़ रुपए तो आपको इन्वेस्टर को देना है। तो यहाँ पे गेम क्या आ गई? -40 करोड़ आ गई, और ये -40 करोड़ तो आपको बर्बाद कर देगा, आपकी कंपनी को बर्बाद कर देगा, आपका दिवालिया घोषित कर देगा, आपको तो मार्केट में खड़े नहीं होने देगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या गंदा खेला? आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट गंदा बहुत गंदा खेला। तो ये जितनी भी कंपनी थी बेटा हमारे पास, बायजूस नाम की कंपनी हो गई, अनिल अंबानी जी हो गए जो छोटे भाई हैं, मुकेश अंबानी जी के, धीरू भाई अंबानी जी के बेटे हैं। आगे आने वाली क्लासेस में उनकी शक्लें भी दिखा दूंगा आपको, है ना? ये जो हमारे पास विजय माल्या साहब हैं, शौकीन आदमी, एयरलाइन चलाते थे। ये हमारे पास पीछे जेट एयरवेज नाम की कंपनी है, या वोडाफोन आइडिया की हालत देख लीजिए, या येस बैंक की हालत देख लीजिए। इन सब का बिगड़ा हुआ बेटा, क्या बिगड़ा हुआ है? एफएम नाम का सब्जेक्ट बिगड़ा हुआ है। तो एफएम को इंट्रोड्यूस करा गया है इस बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, ताकि आने वाले जीवन में जब आप सीए करने का प्रयास करेंगे, या सीएस करने का प्रयास करेंगे, या सीए में पढ़ेंगे, या सीएफए करेंगे, या सीएमटी करेंगे, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ 9वां सब्जेक्ट भी आपका पूरा हो गया। आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, साथ साथ में ऐसा रिवाइज करेंगे बच्चे। कितने सब्जेक्ट थे हमारे पास? हमने कहा 9 हो गए हमारे पास। कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? 9 हो गए। पहला मेरे पास क्या हो गया? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर बिजनेस का एनवायरनमेंट। कितने तरह के हैं? 2 तरह के, माइक्रो हो गया और हमारे पास मैक्रो हो गया। फिर प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, सॉरी डायरेक्शन से पहले स्टाफिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, और फिर मेरे पास एक बड़ा प्यारा सब्जेक्ट आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज़िंदगी के लिए। पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट इस सब्जेक्ट पे टिका हुआ है। अगर इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो गया तो शेयर बाज़ार में कैसे पैसे कमाए जाते हैं उसका आभास आपको हो जाएगा। ठीक है भैया, शेयर मार्केट का नाम आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट का नाम आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट खेलना आ गया तो आप इसमें राजा बन जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जानकारी होगी फाइनेंशियल मार्केटिंग के बारे, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। ठीक है भैया। अब हमारे पास एक और बड़ा प्यारा चैप्टर है जिसको हमने क्या नाम दिया? जिसको हमने नाम दिया डैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। कह रहा है भाई एक और चीज़ आती है हमारे पास ज़िंदगी में जिसको हमने क्या नाम दिया? मार्केटिंग मैनेजमेंट का नाम दिया हुआ है। ठीक है भैया। अब आपने क्या करा? आज आपने एक प्रोडक्ट बना लिया। अब एक बार बताओ, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो क्या उसका प्रचार नहीं करोगे? क्या उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे? अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? आपका बिकेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ेगा, उसकी प्राइसिंग डिसाइड करनी पड़ेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिसाइड करना पड़ेगा, है ना? जब आप मार्केट में क्या करते हो? एडवर्टाइजमेंट करते हो, या मार्केट में आप क्या करते हो? प्रमोशन करते हो। तो इससे बेनिफिट किसको मिलता है? कस्टमर को ही बेनिफिट मिलता है।
कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है। क्या पता आपका प्रोडक्ट बहुत सुंदर था, बड़ा अच्छा था, बड़ा सस्ता था, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतरीन था, पर क्योंकि आपने मार्केट में ऐड नहीं करा तो कस्टमर को जानकारी नहीं मिला, तो कस्टमर आपके पास आ ही नहीं पाया। और अगर आपने ऐड कर दिया तो कस्टमर कहते हैं वाह वाह मज़ा आ गया, मेरे को जानकारी मिल गई, मैं तो उसको ज़रूर खरीदूंगा, है ना। मुकेश अंबानी को भी क्या करना पड़ा था, जियो नाम का उसने ब्रांड लॉन्च करा। टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, आप सभी बच्चे जानते हैं, मोबाइल फ़ोन में सिम आपके पास है। अब जियो जब मार्केट में आया तो लेटर से हमने एग्जांपल लिया कि लेटर से आपका 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रहा है। उसने टावर लगाई, तारे बिछाई, सेटअप बनाया, 1.5 लाख करोड़ उसने लगा दिए। 1.5 लाख करोड़ का मतलब समझते हो ये कितना हो गया हमारे पास, 1,50,000, 1,50,000 करोड़ में आगे 7 जीरो हमारे पास और आ जाएंगी। इतना पैसा मुकेश भाई ने लगाया जियो कंपनी का सेटअप करने में। और फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बड़े बड़े एक्टर हायर करा, अमिताभ बच्चन जी को हायर करा, शाहरुख खान को हायर करा, जितनी सुंदरियां थी सबको हायर करा, ये बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए, कि हमारा जियो का सिम इस्तेमाल करिए, 6 महीने के लिए फ्री है, इंटरनेट फ्री है। उस समय एयरटेल वाला 1 GB के डेटा के लिए 300 रुपये महीना, 300 रुपीज़ पर मंथ चार्ज कर रहा था। अभी हमारा जियो क्या हो गया बेटा, जियो ने बोला फ्री 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 फ्री, और अमिताभ बच्चन जी को लेकर आ गया, खूब मोटा पैसा दिया, भाई तू फ्री में दे रहा है तब भी खर्चा कर रहा है, कह रहा है करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, फ्यूचर विजन है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे पास, अगर एक घर में 10 बंदे हैं तो 14 करोड़ लोग तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आजकल तो 140 के 40 इस्तेमाल करते हैं। छोटा बच्चा जो पेट के अंदर होता है वो भी कहता है मोबाइल फ़ोन दे दो, मैं भी इस्तेमाल करूँगा, मेरे को भी सिम चाहिए। तो उसने क्या बोला, मुकेश अंबानी ने कहा भाई मेरी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मेरा इंटरनेट बहुत सस्ता है, हम धज्जियाँ उड़ा देंगे। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ बेटा कि जब हमारा जियो बाज़ार में आया, एयरटेल की धज्जियाँ उड़ गई, वोडाफोन की धज्जियाँ उड़ गई, आइडिया की धज्जियाँ उड़ गई। आपकी जो कंपनी थी एयरसेल नाम की कंपनी बंद हो गई, एमटीएस नाम की कंपनी बंद हो गई, बीएसएनएल का बेड़ा गर्क हो गया, एमटीएनएल का बेड़ा गर्क हो गया, और वोडाफोन आइडिया को हाथ मिलाना पड़ गया, मर्ज करना पड़ गया, एयरटेल को बेचारे को मुंह की खानी पड़ी, काफ़ी समय तक इसका लॉस हुआ, इसका शेयर बाजार में शेयर गिर गया। तो ये सब करने के लिए मुकेश भाई को क्या करना पड़ा, प्रचार करना पड़ा। अगर वो सिम लेके बैठता, कहता है मैं फ्री में दूंगा पर प्रचार नहीं करूंगा, तो क्या जनता को उसके बारे में जानकारी मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। पब्लिक को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता बच्चों। तो हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा, और मार्केटिंग जो होता है उससे क्या होता है, जब हम मार्केटिंग करते हैं, एक तो हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में क्या होता है, अवेयरनेस होता है। अवेयरनेस होगा तो कस्टमर को पसंद आएगा तो सेल होगा, सेल होगा तो डेफिनेटली हमारे पास पैसा आएगा। और मार्केटिंग अगर आप ज़्यादा करोगे तो धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ब्रांड बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है, आपका ब्रांड बन जाता है। अगर मैं बोलूँ आपकी नज़र में ब्रांड कौन है, आपने कहा सर नाइकी ब्रांड है हमारे पास, रीबॉक ब्रांड है हमारे पास, प्यूमा ब्रांड है, मर्सिडीज ब्रांड है, मैगडीज ब्रांड है, केएफसी ब्रांड है, ये सारे के सारे आपके ब्रांड हैं। इन लोगों ने एक समय पे मार्केटिंग पे खूब ज़्यादा पैसा लगाया है, खूब ज़्यादा प्रचार करा है। मैगडीज जब हिंदुस्तान के बाज़ार में आया था तो 5 रुपये की सॉफ्टी लेकर आया था। उस सॉफ्टी की कॉस्ट मार्केट में 30-40 रुपये की होती थी, उसने 5-5 रुपये में लोगों को खिलाई थी ताकि लोग मैगडीज में आएँ, मैगडीज का इन्वायरमेंट देखें, एसी का इन्वायरमेंट देखें, सुंदर लड़कियां देखें, सुंदर काउंटर में बच्चे देखें, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे देखें, टीवी देखें, मोबाइल चार्ज करें, कंफर्टेबल सीट है, एसी का इन्वायरमेंट है, 5 रुपये की आइसक्रीम है, छोटे बच्चे आएंगे दिल वाला बैलून दिया जाएगा। ये सारे क्या थे, प्रचार करने के तरीके थे ताकि वो फेमस हो सकें, और इससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है भैया। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आजकल तो हमारे पास किसका ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। आजकल हमारे पास लैपटॉप का ज़माना है, टैबलेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। और डेफिनेटली अब हम ये बैनर, ये पैम्पलेट्स, इसका इस्तेमाल कम करते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में किसका इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ी प्यारी चीज़ का, उसका नाम आप बच्चों ने सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम ऐड करते हैं, कहाँ पे ऐड करते हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में ऐड करते हैं, व्हाट्सएप में ऐड करते हैं, है ना। हम यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, हम लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं, हम कोरा का इस्तेमाल करते हैं, हम स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नाम आप सुने, आप तो मास्टर लोग हैं, जेनजी की जनरेशन तो मास्टर है इसके अंदर। तो आजकल हम इसका प्रचार करने का इस्तेमाल करते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में यही सिखाया जाएगा कि किस समय कितना पैसा लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कस्टमर तक जानकारी कैसे पहुँचानी चाहिए, उसकी भी एक मैनेजमेंट होती है बच्चों। ठीक है भैया। और लास्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा है, 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर के अंदर हमें जानकारी दी गई है किसके बारे में,
रिगार्डिंग आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी दी गई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी दी गई है हमारे पास। यहाँ पे आपको लॉ सिखाया जाएगा, कस्टमर के राइट्स को कैसे सेफगार्ड करते हैं अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अनफेयर ट्रेड तो भैया आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर दिया, मैंने कहा जी ये कोर्स मेरे से करिए, ज़्यादा नहीं 15 लाख रुपए का कोर्स है। मैंने कहा 3 साल का कोर्स है, 15 लाख का कोर्स है। मैं आपको हैकिंग करना सिखाऊंगा, मैं आपको साइबर सिक्योरिटी में कैसे काम करा जाता है वो सेटअप सिखाऊंगा। और मैंने बोल दिया बच्चों मैं ये आपको जो कोर्स सिखाऊंगा आपको जॉब गारंटी देता हूँ 100%। मैं आपको जॉब गारंटी देता हूँ। ठीक है बच्चे, अब आप मेरे पास ये कोर्स करने आए, आपने 15 लाख रुपए दिए, 3 साल स्पेंड करे और अब आपकी जॉब का टाइम आ गया। मैंने आपको जॉब दे दी और मैंने जॉब कहाँ दे दी? मैंने आपको भैया अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब दे दी। अमेरिकन एक्सप्रेस में सर क्या नाम है, मज़ा आ गया। मैंने आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, आपको इंटरनेशनल कम बैंक्स में दे दी आपको जॉब। और वहाँ जाकर आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ जाके मोबाइल फ़ोन पकड़ रहे हैं और वहाँ पे जाकर आप कॉल कर रहे हैं। क्या आप क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं? आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब आप बताओ, आप इस कंपनी पे केस करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? आपको पढ़ाई करवाई गई हैकिंग के ऊपर, आपको पढ़ाई कराया गया साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। मोबाइल पेन टेस्टिंग क्या होती है, वेब पेन टेस्टिंग क्या होती है, एडवांस पेन टेस्टिंग क्या होती है, आईओटी क्या होता है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या होता है, अमेजॉन वेब सर्वर क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सीसीएनए क्या होता है, सीसीएनपी क्या होता है, सीसीआई क्या होता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। मेरे को पता है ये शब्द आपके दिमाग से ऊपर जा रहे हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। पर जब नौकरी लगाने की बात आई तो मैंने आपको क्रेडिट कार्ड बेचने में नौकरी लगवा दी। मैंने कहा भैया मैंने अपना वादा पूरा करा, मैंने कहा था मैं आपको 100% जॉब गारंटी दूंगा, मैंने जॉब लगा दी। अब आप झगड़ा करोगे सर हैकिंग के प्लेटफॉर्म में जॉब दो ना, मोबाइल पेन टेस्टिंग में दो ना, वेब पेन टेस्टिंग में दो ना, 15 लाख रुपए इसीलिए तुमने लगाए हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, जॉब देने की गारंटी थी, हैकिंग वैकिंग कुछ नहीं। अब आपके साथ छल हुआ तो अब आप क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? कानून का इस्तेमाल करेंगे, लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो बीइंग अ कस्टमर आपके क्या राइट्स हैं, आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं डिफेक्टिव सर्विसेज के अगेंस्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अगेंस्ट, वो सारी की सारी जानकारी आपको बताई जाएगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने क्या बोला? हमने बोला जी हम 12वीं का बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये सीबीएसई के द्वारा कोर्स कंटेंट इसका बनाया जाएगा। सब्जेक्ट बड़ा शानदार है, आपको इससे प्यार हो जाएगा और आप और सीए बनने के बारे में, सीएस बनने के बारे में, एमबीए करने के बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे, विज़न बनाएंगे अपना, क्योंकि आपको बिज़नेस से प्यार हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 12 चैप्टर्स हैं। आपके 12 चैप्टर्स के नाम देखते हैं कितने याद रहते हैं आपको। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस का एनवायरनमेंट। कितने तरह के थे? 2 तरह के थे, एक का नाम था माइक्रो और एक का नाम मेरे पास क्या था बेटा? मैक्रो। उसके बाद सब प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, है ना बेटा? ये हमारे पास 8 सब्जेक्ट आपके हो गए हमारे पास। फिर मैंने कहा था चलो 8 की तो हमारे पास एक लड़ी ये होगी, ये हमारे पास 8 सब्जेक्ट हो गए आपके। इसके बाद मैंने कहा जी हमारे पास 9, 10, 11, 12 और हैं। 9 के अंदर मैंने बड़ा प्यारा नाम दिया था आपको, फाइनेंशियल मार्केट का नाम दिया था मैंने, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम दिया था। अच्छा वो एक नाम हमारा छूट गया मेरे ख्याल से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम दिया था। और इसके साथ लिए लोग आपको एक और चैप्टर दे रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ कहाँ कहाँ पे सोल्ड कर सकते हैं। सर इसके बारे में आपने जानकारी नहीं दिया, वेरी सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको देता हूँ। यहाँ पे एक और चैप्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। हर कंपनी के शेयर्स होते हैं आपके पास। फ़िलहाल शेयर्स का मतलब आपको पता है नहीं पता, हालांकि आपको पता है मैं जानता हूँ, पर मैं फिर भी लेके चल रहा हूँ, आपको नहीं पता। तो कंपनी के शेयर्स होते हैं बेटा, उसको हम क्या करते हैं? बाय करते हैं और सेल करते हैं। बाय करा मैंने 100 रुपये में, सेल करा मैंने 150 रुपये में, प्रॉफिट हो गया 50 रुपये का। और मेरे पास ऐसे 10,000 शेयर थे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो मेरे पास 5 लाख का मेरे को प्रॉफिट हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे हमारे पास कई तरह के फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं। ऐसे हम गोल्ड के अंदर भी, सिल्वर के अंदर भी सेल परचेज़ करते हैं। आपकी नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, या कॉपर हो गया, या आपने जीरा का नाम सुना होगा, जीरा जो घर में लगता है ना, वो भी हमारा क्विंटल के हिसाब से अभी आज का भाव 18,810 रुपये का है।
अब मान लो मैंने 18,810 रुपये का ख़रीद लिया और कल को फ्यूचर में ये जीरा मेरा 19,500 का पहुंच गया, तो मेरे को तो भाई फ़ायदा हो जाएगा ना, 690 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, सेल परचेज़ होता है। और आजकल तो आप बच्चों ने एक और बड़ा नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने सुना होगा। सर क्रिप्टो करेंसी बड़ा हाई तौबा मचा रही है। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, आपने इथीरियम का नाम सुना होगा, आपने सोलाना का नाम सुना होगा, आपने डॉज कॉइन का नाम सुना होगा, आपने मीम कॉइन्स का नाम सुना होगा। नहीं सर हमने नहीं सुना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, सारा ज्ञान दूंगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सोने चांदी में कैसे खेला जाता है, क्रिप्टो करेंसी में कैसे खेला जाता है, और एक और हमारे पास बड़ा प्यारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं बेटा। और फॉरेक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉलर के साथ खेलते हैं, पाउंड के साथ खेलते हैं, और वहाँ पे प्राइस के साथ अप डाउन कर खेलते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो वो सारी जानकारी किसके बारे में होगी, आपकी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानकारी होगी। तो हमारे पास 9वां चैप्टर क्या था बेटा, हमारे पास 9 चैप्टर था कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। फिर हमें बताया जाएगा कि फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी है, किस बाज़ार में आपका सोना चांदी बेचा जाता है। जैसे अगर मैं शेयर्स को बेचने की बात करता हूँ बेटा, किसको, शेयर्स को बेचने की बात करता हूँ, तो एक एनएससी नाम का बाज़ार होता है, एक बीएससी नाम का बाज़ार होता है। एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, बीएससी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और कल को अगर मैं गोल्ड या सिल्वर के साथ बाय सेल करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो एक स्पेशल तरह का एक्सचेंज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एमसीएक्स एक्सचेंज कहते हैं बेटा। ठीक है, और कल को अगर मैं बिटकॉइन को ख़रीदना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, तो मेरे पास आपका एक क्रिप्टो एक्सचेंज नाम का टॉपिक होता है, जिसमें एक बड़ा फेमस इंडिया का एक्सचेंज है जिसका नाम है CoinDCX। ठीक है बेटा, और उसके बाद फिर हमारे पास आपका क्या कहता है, अगर मैं करेंसी को बाय सेल करना चाहता हूँ, हालांकि इंडिया में ये काम इलीगल है हमारा, ये इलीगल काम है, ये अलाउड नहीं करती हमारी इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर फिर भी डॉलर कैसे बेचा जाता है, पाउंड कैसे बेचा जाता है, फ्लक्चुएशन कैसे आती है प्राइसिंग में, वो सारी की सारी जानकारी जो मिलेगी उसको हमने क्या नाम दिया, फाइनेंशियल मार्केट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो 9वां चैप्टर मेरे पास क्या हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, और 10वां चैप्टर मेरे पास क्या हो गया, आपका फाइनेंशियल मार्केट हो गया, राइट। उसके बाद हमने क्या बोला, हमारा 11वां नाम का चैप्टर किसके नाम से था, एमएम के नाम से। एमएम का मतलब क्या था, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि प्रोडक्ट को या सर्विसेज को प्रचार करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल होता है, एक मॉडर्न होता है। मॉडर्न में नाम आता है डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें आप लोग मास्टर हैं। और लास्ट हमारे पास 12वां क्या था बेटा, आपका 12वां चैप्टर का नाम था हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है बच्चों, ये जितना भी हमारा बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स है आपका, ये जितना भी आपका बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स आप ढंग से पढ़िए, आगे फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका। ये थ्योरेटिकल है, बच्चे बड़ा बोर महसूस करते हैं, उनको मज़ा नहीं आता। मैं आपको दावा देता हूँ, मैं आपको खूब मज़े दिलाऊंगा इसके अंदर, व्यापारी आदमी बना दूंगा। आपके घर वाले कहेंगे ये हमारा बच्चा है क्या, ये कैसी कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं, तो व्यापारी बन गया है। तो ऐसा बना दूंगा मैं आपको। और ये जो बिज़नेस स्टडीज़ की जो हमारी क्लासेस होंगी बेटा, ये हमारी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो बाज़ार में अगर कोई टीचर आपसे 2,000 रुपये मांग रहा है, 2,000 से लेके 25,000 रुपये लोग मांगते हैं, तो आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उनसे बेटर कंटेंट मिलेगा इस लेक्चर्स के दौरान। बस आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए फॉलो करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करें। क्योंकि ये फ्री कोर्स है तो मैं ज़्यादा मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊँगा, मैं गरीब आदमी हूँ। तो आपकी सपोर्ट, बच्चों की सपोर्ट मेरे को चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरा नाम विकास कपूर है, और काफ़ी लंबे समय तक मैंने सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और जितने भी मार्केट में आज के दिन में सीए टीचर हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो किसी भी तरह की कोई डिस्कशन अगर आपने करनी हो तो आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में हमारे पास एक चैनल है, उसका नाम है लक्ष्य एजुकेशन, वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम के अंदर भी हमारा एक चैनल है, और उसका नाम भी यहाँ पे क्या है हमारे पास, डैट इज़ लक्ष्य एजुकेशन, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए।
ठीक है जी। तो समय समय पे आपको वीडियोस देते रहेंगे, आप उसकी पढ़ाई करिए, फॉलो करिए और अच्छे नंबर स्कोर करिए। आने वाली क्लासेस में बताएंगे किस चैप्टर में कितने नंबर का पेपर आएगा और आप कितना स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। और हाँ, काफ़ी सारे बच्चों को चाम होता है कि हमें CUT की तैयारी करनी है, तो बेटा CUT की तैयारी में ये सब्जेक्ट आपको बड़ा हेल्प करेगा, काम करेगा आपको, और आपका ज्ञान लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, पेपर बड़ा अच्छा हो जाएगा और डेफिनेटली ये सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाते हैं। चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भगत सिंह की बहुत बहुत जय, जय हिंद।